हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बामणिया बायोलॉजी न्यूज। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आर्तव चक्र या कहे ऋतुस्राव चक्र। तो आर्तव चक्र को ऋतुस्राव चक्र भी कहा जाता है। ये चक्र मंथली होता है, इसलिए इसको माहवारी चक्र भी कहा जाता है। इसको रजोधर्म भी कहा जाता है, मासिक धर्म कहा जाता है। इंग्लिश में ऐसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। शॉर्ट में हम इसको एमसी कह सकते हैं, एमसी साइकिल भी कह सकते हैं। देखिए, यह जो साइकिल है या यह जो चक्र है, यह चक्र स्तनधारियों के जो प्राइमेट्स गण हैं उसका विशेष लक्षण है। इसका विशेष लक्षण है। वैसे स्तनधारियों में है, लेकिन स्तनधारियों का भी कौन सा गण? प्राइमेट्स जो गण है, जिसके अंदर ये बंदर, कपी और मनुष्य आते हैं, इनका विशेष लक्षण है। तो जो नॉन प्राइमेट्स है उसमें क्या होता है? तो उनमें वो हीट पीरियड होता है, उनमें वो मध्य चक्र पाया जाता है। तो इस तरह से इनमें जो मादा के अंडाशय के अंदर जो चक्रीय परिवर्तन आते हैं, जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जो प्राइमेट्स है उसके अंदर तो आर्तव चक्र पाया जाता है, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें हीट पीरियड या मध्य चक्र पाया जाता है। तो देखिए, जो नॉन प्राइमेट्स हैं ये ऐसी मादाएं होती है जिनमें मौसम के अनुसार नर से सहवास करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, उसी को हम कहते हैं मध्य चक्र। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनमें क्या होता है? एक विशेष मौसम के अंदर मादा नर से सहवास के लिए उत्तेजित हो जाती है, उसी को हम मध्य चक्र कहते हैं। लेकिन जो प्राइमेट स्तनधारी है उनमें मासिक धर्म या मासिक चक्र, जिसको हम एमसी साइकिल भी कहते हैं, वो चलता है। उसमें क्या होता है? योनि मार्ग से हर माह रक्त का स्त्रवण होता है। योनि मार्ग से हर महीने होता है, इसलिए इसको मासिक धर्म या माहवारी चक्र कहते हैं। यह जो चक्र है या यह घटना है वो हर महीने होती है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये हार्मोन के नियंत्रण में होता है। हार्मोनल नियंत्रण जो महावारी चक्र है, ऋतुस्राव चक्र है, इसके ऊपर है वो हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। अब ये शुरू कब होगा? जब मादा यौवनावस्था में आती है। जब यौवनारंभ प्रारंभ होता है या यौवनारंभ होता है, उस समय ये प्रारंभ होता है लगभग 12 से 13 साल की अवस्था में। 12 से 13 साल में वो मादा के अंदर यौवनारंभ आ जाता है या प्यूबर्टी की स्थिति होती है। प्यूबर्टी के दौरान है वो मादा के अंदर यह चक्र शुरू हो जाता है। अब यदि यह चक्र बंद हो जाए, मादा के अंदर हर माह यह चक्र चल रहा है, यदि यह चक्र बंद हो जाए इसका मतलब मादा गर्भवती हो गई है, तो यह गर्भधारण का संकेत है। यदि यह चक्र बंद हो जाता है तो यह गर्भधारण का संकेत होता है। इसकी अवधि होती है 28 से 30 दिन, मतलब 28 एक महीना मान सकते हैं। 28, 29, 30, 31, 32 दिन तक भी हो सकती है। तो इसकी जो सामान्य अवधि होती है वो होती है 28 से 30 दिन। 14वें दिन जो अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग की जो क्रिया होगी तब क्या होगा? अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है, या हम ये कहें कि ग्राफियल पुटिका से जब अंडाणु मोचित होता है, अंडाणु बाहर निकलता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो ये कब होता है? ये जो महावारी है, जो एक महीने का समय है या एक महीने का जो चक्र है, इसके ठीक बीच में मतलब 14वें दिन है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया संपन्न होती है। महिलाओं के अंदर, मादा के अंदर प्रथम बार जो मासिक धर्म आता है उसको हम कहते हैं रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। और अंतिम बार जो मासिक धर्म आता है उसको हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति। अब इसमें जो रजोदर्शन है इसको इंग्लिश में मेनार्की कहा जाता है, और रजोनिवृत्ति है इसको मेनोपॉज कहा जाता है। तो ये जो अवधि है, रजोदर्शन कब हुआ? 12 से 13 साल की अवस्था में, और रजोनिवृत्ति कब हुई? 45 से 50 साल। ये जो बीच का टाइम है 12-13 से लेकर 45-50 तक, इसको हम जनन अवधि कहते हैं।
एक मादा इस अवधि में जनन कर सकती है, ना तो इससे पहले जनन कर सकती है, ना ही इसके बाद में जनन कर सकती है। तो ये जो बीच का टाइम है, जो 30 से 35 साल का टाइम है, इसी को हम कहते हैं जनन अवधि। इस अवधि में मादा जनन कर सकती है या जनन करती है। अब एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की जो भी घटनाएं होती है, इसको आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र के बारे में बात करेंगे तो एक रजोधर्म, जैसे एक रजोधर्म इसकी शुरुआत हुई, उसके आने से अगली बार जब रजोधर्म आएगा, बीच का जो टोटल घटनाक्रम है, इस पूरे घटना चक्र को ही मासिक धर्म या आर्तव चक्र कहा जाता है। आर्तव चक्र को 4 प्रावस्था में बांटते हैं। नंबर 1 इज रक्तस्राव प्रावस्था। पहली जो प्रावस्था है उसका नाम है रक्तस्राव प्रावस्था, या इसी को हम कहते हैं मेंसिस प्रावस्था, या इसी को हम कहते हैं आर्तव प्रावस्था। यह है वो 1 से 5 पहले से लेकर 5वें दिन तक यह प्रावस्था रहती है। इसमें क्या होगा, इस अवस्था के अंदर यदि निषेचन नहीं हुआ है तो जो अंडाणु है वो और गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में टूटकर योनि मार्ग से रक्त बाहर आता है, यह रक्तस्राव प्रावस्था कहलाती है। दूसरी जो प्रावस्था है वो है प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, या इसको पूर्व अंडोत्सर्ग प्रावस्था भी बोलते हैं, इसको पुटकी प्रावस्था भी बोलते हैं, इंग्लिश में कहें तो प्री ओव्यूलेशन फेज। यह जो है 6ठे से लेकर 13वें दिन तक पाई जाती है। अब इसमें क्या होगा, जो प्राथमिक पुटक है, प्राथमिक पुटक वृद्धि कर रहा है, वृद्धि करके वो क्या करेगा, उसके अंदर जो प्राइमरी ओसाइट है, प्राथमिक अंडक है, उससे सेकेंडरी या द्वितीय अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस दौरान है वो प्राथमिक पुटक, द्वितीय पुटक, तृतीय पुटक, परिपक्वन पुटक, ग्राफिक पुटक, इनका निर्माण होता है। तीसरी प्रावस्था आती है अंडोत्सर्ग, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब यह है वो 14 दिन होता है। इसमें क्या होगा, जो ग्राफिक पुटक बनी है या जो परिपक्वन पुटिका का निर्माण हुआ है, उससे अंडाणु का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, इसलिए इसको अंडोत्सर्ग प्रावस्था कहा जाता है। नंबर 4 है पोस्ट अंडोत्सर्ग प्रावस्था या पोस्ट ओव्यूलेशन फेज, इसको पीत प्रावस्था भी कहा जाता है। ये सामान्यतः 15वें से लेकर 28वें दिन तक होती है। अब इसमें क्या होगा, अंडोत्सर्ग हो चुका, अंडोत्सर्ग होने के बाद में जो काम होना है, अंडोत्सर्ग के बाद में निषेचन भी होना है। निषेचन हुआ तो ठीक है, यदि निषेचन नहीं हुआ तो दोबारा आर्तव चक्र चल जाएगा, दूसरा आर्तव चक्र चलेगा, और निषेचन हो गया तो आर्तव चक्र बंद हो जाएगा। अब इसी में जो ग्राफीन पुटिका है, ग्राफीन पुटिका जिसने क्या किया, अंडाणु का उत्सर्जन कर दिया, तो ये जो ग्राफीन पुटिका है ये पीले रंग की संरचना में बदल जाती है, और जो पीले रंग की संरचना होती है उसको कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है, और यह कार्पस ल्यूटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए इसको पीत प्रावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि पीले रंग की एक संरचना का निर्माण होता है। रक्त स्त्रवण प्रावस्था, इस प्रावस्था के अंदर क्या होगा, योनि मार्ग से रक्त का स्त्रवण होता है। यह जो प्रावस्था होती है, यह प्रावस्था लगभग 4-5 दिन तक होती है, मतलब 1 से लेकर 5वें दिन तक रक्त स्त्रवण प्रावस्था होगी। जो आर्तव चक्र है उसके अंदर 1 से लेकर 5 दिन तक है वो रक्त स्त्रवण प्रावस्था होगी, योनि मार्ग से रक्त है वो बाहर आता है। अब देखिए, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की रक्त वाहिनी पृथक होती है। हम ये कहते हैं गर्भाशय निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट जो शिशु परिवर्तन वाली कोई बात होनी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एंडोमेट्रियम है वो टूटती है। एंडोमेट्रियम जब टूटेगी तो उसकी रुधिर वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू और श्लेष्म कोशिकाएं, अक्रिय अंडाणु, निषेचन नहीं हुआ है तो अक्रिय अंडाणु भी योनि मार्ग के साथ में, रक्त के साथ में बाहर आता है। इसी प्रावस्था को रक्त स्त्रवण प्रावस्था कहा जाता है। पर डे बात करें तो पर डे 25 से 30 ml रक्त का ह्रास होता है, या इतना जो रक्त है वो योनि मार्ग से बाहर त्याग दिया जाता है। तो ये पहली प्रावस्था होगी रक्त स्त्रवण प्रावस्था। नेक्स्ट दूसरी जो प्रावस्था है इसको हम कहते हैं पुटकीय प्रावस्था। पुटकीय प्रावस्था ये जो आर्तव चक्र है इसकी 5वें से 13वें दिन तक की अवस्था होती है। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है पुटकीय प्रावस्था, इसमें क्या होगा, पुटिका का विकास होगा। पुटिका कौन सी है, जो भ्रूणीय अवस्था में बनी थी प्राथमिक पुटिका या प्राथमिक पुटक, अब उसका क्या होगा, विकास होगा। विकास के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स उत्पत्ति होते हैं। सबसे पहले गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, इसका स्त्रवण होगा, जो हाइपोथैलेमस से स्त्रवण होगा,
और यह हार्मोन क्या करेगा, पीयूष ग्रंथि को निर्देश देता है। और दो प्रकार के हार्मोन जैसे नर में स्रावित किए जाते हैं, वैसे के वैसे दो प्रकार के हार्मोन मादा के अंदर भी स्रावित किए जाते हैं, FSH और LH, दो प्रकार के हार्मोन। इसका नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको कहा जाता है LH का मतलब है पित्त पिंडकर हार्मोन। तो इस तरह से ये दो प्रकार के हार्मोन का स्त्रवण होता है। और ये जो FSH है ये पुटिका का विकास करता है। और जो पुटिका है जिसको हमने कहा था प्राथमिक पुटक का विकास होगा तो क्या बढ़ेगा, द्वितीय पुटक बढ़ेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट से उसका विकास होगा तो तृतीय पुटक बनेगा, तृतीय पुटक के बाद में किसका विकास होगा, परिपक्व पुटक का विकास होगा, जिसको ग्राफियन पुटक भी कहा जाता है। और जब ग्राफियन पुटक का निर्माण होगा उस समय जो प्राथमिक अंडक है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट कंप्लीट होगा, और जो ग्राफियन पुटक है उसके अंदर द्वितीय अंडक का निर्माण हो जाता है जो कि अगुणित होता है। तो इस तरह से FSH हार्मोन के द्वारा क्या होगा, पुटिका का विकास होगा, प्राथमिक पुटक से क्या बन जाएगा, ग्राफियन पुटक बन जाएगा। इस तरह से जब पुटिकाओं का निर्माण होगा तो ये जो ग्राफियन पुटक ये होते हैं ये क्या करेंगे, एस्ट्रोजन का स्त्रवण करेंगे। किसका स्त्रवण करेंगे, एस्ट्रोजन का स्त्रवण करेंगे। ये जो ग्राफियन पुटक है या जो परिपक्व पुटक है या जो तृतीय पुटक होता है उसमें जो थीका परत होती है, दो प्रकार की परतें पाई जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। इन दोनों में से जो थीका एक्सटर्ना है उसके द्वारा एस्ट्रोजन का स्त्रवण किया जाता है। जब एस्ट्रोजन का स्त्रवण होगा, एस्ट्रोजन का जब स्त्रवण होगा तो इससे पहले वाली प्रावस्था कर देखो, एंडोमेट्रियम टूट गई, रुधिर वाहिनियां बाहर आ गई और श्लेष्मा कोशिकाएं संयोजी ऊतक ये है, इनको पुनः रिपेयर करने का काम है वो एस्ट्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन है ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को पुनः रिपेयर करने का कार्य करता है। इसको हम विकास कह सकते हैं, नहीं तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आर्तप्रावस्था के दौरान एंडोमेट्रियम टूट गई थी उसको पुनः रिपेयर किया जाता है। जब इसको रिपेयर किया जाएगा तो धीरे धीरे FSH का लेवल बढ़ता जाएगा, FSH का लेवल बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से जब FSH का लेवल बढ़ता जाएगा तो FSH एक तो क्या करेगा, पुटिका का परिवर्तन करेगा, जैसे जैसे पुटिकाओं का परिवर्तन होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण भी होता रहेगा। आंतरचक्र की तीसरी अवस्था आती है अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन फेज। ये ठीक जो आंतरचक्र है इसके मध्य में होती है, या हम कहेंगे एक महीने का जो आंतरचक्र होता है उसमें 14वें दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। अब देखिए अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होगी, जब इससे पहले वाली जो पुटिक की प्रावस्था है उसके अंदर FSH और LH इसका स्त्रवण है वो बढ़ेगा। जब इसका लेवल बढ़ेगा तो पुटिकाओं का विकास होगा, जब पुटिकाओं का विकास होगा तो एस्ट्रोजन का स्त्रवण भी धीरे धीरे बढ़ता है। जब ये बढ़ेंगे तो 14वें दिन FSH और LH ये अपने उच्चतम लेवल पर चले जाते हैं। जब LH अपने उच्चतम लेवल पर चला जाता है तो उसको LH सर्ज कहा जाता है। क्या कहते हैं, LH सर्ज। मतलब आंतरचक्र के अंदर अंडोत्सर्ग के दिन LH जो हार्मोन है यह अपने उच्चतम लेवल पर होता है, उसी को LH सर्ज कहा जाता है। अब देखिए 14वें दिन अंडोत्सर्ग होना है तो ग्राफियन पुटक फटता है। किस वजह से फटेगा, LH के कारण। LH के उच्चतम लेवल के कारण जो ग्राफियन पुटिका होती है वह फटती है, जिससे अंडाणु बाहर आता है, और अंडाणु का बाहर आना अंडोत्सर्ग कहलाता है या ओव्यूलेशन कहलाता है। जैसे यह अंडाणु बाहर आएगा अंडवाहिनी का जो कीप वाला भाग है वो इसको ग्रहण कर लेगा। इस तरह से मोचित अंडाणु है वो अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश कर जाता है। और जो ग्राफियन पुटिका फटी है उससे अंडाणु बाहर निकला है तो यह ग्राफियन पुटिका है वो कार्पस ल्यूटियम में बदल जाती है, और यह जो कार्पस ल्यूटियम है यह पीले रंग का होता है, इसलिए इसको पीला पिंड या पीत पिंड कहा जाता है। ये कार्पस ल्यूटियम अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता है। तो एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाए प्रोजेस्टेरोन का स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। कार्पस ल्यूटियम हार्मोन का स्त्रवण कर रहा है, इसका मतलब ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसका निर्माण किससे होता है, ग्राफियन पुटक से होता है। कब होता है, जब इसे अंडाणु बाहर निकल जाए। ग्राफियन पुटक से जब अंडाणु बाहर निकल जाए तो किसका निर्माण होता है, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। इसके बाद में आती है पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था।
मतलब अंडोत्सर्ग हो चुका, इसके बाद की प्रावस्था जिसको पोस्ट एल्यूलेशन फेज बोलते हैं। अब 14वें दिन तो अंडोत्सर्ग हो गया। अब ये 15वें से लेकर 28वें दिन तक, या जो मासिक धर्म में मान लो 30 दिन तक चलता है, तो 15 से लेकर 30 दिन तक, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो देखिए कार्पस लुटियम जो है ये 9 दिन में नष्ट होना शुरू हो जाता है यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है। यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो यह 9वें दिन है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में यह एक सफेद रंग के पिंड में बदल जाता है जिसका नाम है कार्पस एल्बिकेंस। तो यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम किसमें बदलता है? कार्पस एल्बिकेंस में बदलता है। कार्पस एल्बिकेंस है वो सफेद रंग का पिंड होता है, कार्पस ल्यूटियम है वो पीले रंग का पिंड होता है। अब देखो ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसके द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये क्या करेगा, अब गर्भाशय के अंदर क्योंकि अंडाणु का मोचन हुआ है, आगे अंडाणु अंडवाहिनी के अंदर जा रहा है, ऐसी कंडीशन में यदि शुक्राणु आता है तो निषेचन होना है, तो निषेचन के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है गर्भाशय के अंदर क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम टूट गई है उसको रिपेयर करके उसको पुनः स्थापित करता है, मोटी भित्ति का निर्माण करता है, और हम ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था के लिए, गर्भ धारण के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करता है, क्योंकि जब निषेचन हो जाएगा तो रोपण का कार्य गर्भाशय के अंदर होना है, रोपण का कार्य होगा, फिर बच्चे का भ्रूणीय विकास होगा, मतलब गर्भावधि को बनाए रखने का कार्य किसका है? प्रोजेस्टेरोन का है, इसलिए इसको गर्भधारण हार्मोन भी कहा जाता है। अब यदि निषेचन नहीं हुआ है तो कार्पस ल्यूटियम है वो कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा, और यदि निषेचन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट नहीं होता है, गर्भधारण या गर्भावधि को बनाए रखने का कार्य करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगा। अब गर्भधारण हो गया तो रेगुलर जो ये कार्पस ल्यूटियम है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करता रहेगा ताकि गर्भावधि बनी रहे। अपरा का जब निर्माण हो जाएगा तो अपरा का निर्माण होने के बाद में प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका स्त्रवण कौन करने लग जाता है? अपरा करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन में फिर कार्पस ल्यूटियम है वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो गर्भधारण हार्मोन है, गर्भावधि बनी रहे इसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि बीच में कहीं ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यह हार्मोन कम हो जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर गर्भधारण नहीं हो सकता, या हम ये कहें यदि गर्भधारण हुआ है तो अबॉर्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो आर्तव चक्र है, आर्तव चक्र की हमने 4 प्रावस्थाएं पढ़ी। नंबर 1 आर्तव प्रावस्था, नंबर 2 पुटकीय प्रावस्था, और नंबर 3 अंडोत्सर्ग प्रावस्था, और नंबर 4 है वो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है, हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इस तरह से आर्तव चक्र के ऊपर है वो हार्मोनल नियंत्रण होता है। आर्तव चक्र के बारे में हमने अभी बात की है। तो आर्तव प्रावस्था के अंदर देखो 4 जो अलग अलग प्रावस्थाएं होती है। आर्तव चक्र के अंदर 4 प्रावस्थाएं हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा रक्तस्राव प्रावस्था, वो 1 से 5 दिन तक होती है। दूसरी हमने पढ़ी पुटकी प्रावस्था जो 6 से लेकर 13वें दिन तक होती है। फिर हमने बात की अंडोत्सर्ग जो 14वें दिन होता है, और उसके बाद बात की हमने पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था जो 15वें से लेकर 28वें दिन तक होती है। तो यहाँ पर ये जो 28 दिन का जो चक्र है इसी को हम आर्तव चक्र कहते हैं। अब इस दौरान देखिए, इस दौरान जो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था होती है वो 14 दिन की ही होती है। मान लो जो ये आर्तव चक्र 28 दिन महीने की बात कर रहे हैं, मान लो किसी महिला के अंदर जो आर्तव चक्र है वो 35 दिन चाह रहा है। कितना टाइम है? 35 दिन। तो 35 दिन की लिए बात करेंगे तो आर्तव चक्र है, आर्तव प्रावस्था है वो तो 1 से 5 दिन की होगी। अंडोत्सर्ग 1 दिन होगा 14वें दिन। लेकिन जो ये पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था ये भी 14 दिन की होगी। तो डेज जो बड़े हैं वो किसके होंगे? वो पुटकीय प्रावस्था के होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वह महिला जिसमें आर्तव चक्र है वो 35 दिन के बाद आता है तो उसमें 14 दिन की तो पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था होगी, 1 दिन अंडोत्सर्ग 15 और 5 दिन तक है वो रक्तस्राव प्रावस्था। इस तरह से ये कितने दिन हो गए? 20। तो पुटकीय प्रावस्था है वो कितने दिन की हो जाएगी? 15 दिन की हो जाएगी। कहने का मतलब जो समय बढ़ेगा वो पुटकीय प्रावस्था का बढ़ता है।
तो फर्स्ट अंडोत्सर्ग प्रावस्था हमेशा 14 दिन की होती है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। निषेचन नहीं होने पर अंडाणु है वो 2 दिन तक जीवित रहेगा, उसके बाद में नष्ट हो जाएगा। और यदि हम शुक्राणु की बात करें तो नर ने जब शुक्राणु का स्खलन किया है तो स्खलन करने के बाद 4 दिन तक शुक्राणु जिंदा रहेगा, उसके बाद में शुक्राणु नष्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडाणु जब मोचित होता है तो मोचन के बाद में 2 दिन तक जीवित रहता है, जबकि जो शुक्राणु है वो मादा जनन पथ के अंदर जब स्खलित हुआ है उससे 4 दिन तक वो जिंदा रहता है या रह सकता है। इसके बाद में 2 टर्म्स आती है, असुरक्षित काल और सुरक्षित काल। असुरक्षित काल और सुरक्षित काल, देखिए ये दोनों बिंदु तो बहुत ही छोटे लग रहे हैं, बहुत ही छोटे, असुरक्षित और सुरक्षित, लेकिन ये जो दोनों टर्म्स है इनका हमारे देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने के लिए ये कारगर उपाय है। इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगा सकते हैं। देखिए यदि हमें या हमारे लोगों को या देशवासियों को इसके बारे में यदि जानकारी हो तो देखिए तो क्या होगा कि जो असुरक्षित काल है जिसको हम कहते हैं रिस्क पीरियड, क्या कहेंगे, रिस्क पीरियड, मतलब ऐसे दंपति जो संतान नहीं चाहते हैं उनके लिए यह रिस्क पीरियड है। कौन सा पीरियड है, यह है आर्तव चक्र के 11वें से लेकर 7वें दिन तक। 11वें से लेकर 7वें दिन तक ये जो पीरियड है, इस अवधि के दौरान यदि शुक्राणु मादा जनन पथ में छोड़े जाते हैं तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होना है तो अंडाणु आएगा और शुक्राणु, इन दोनों के मिलने की प्रबल संभावना रहती है। मतलब शुक्राणु अंडाणु के मिलने की प्रबल संभावना रहती है, मतलब निषेचन की प्रबल संभावना रहती है, और निषेचन की संभावना रहती है इसका मतलब निषेचन होगा, निषेचन होगा तो भ्रूणीय परिवर्तन भी होगा और संतान की प्राप्ति होती है। तो ये है, इस समय इसको रिस्क पीरियड कहा जाता है। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्त नहीं करनी है और वो संतान यदि इस समय में संभोग क्रिया करे, मैथुन क्रिया करे, तो उनमें निषेचन होने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए ये उनके लिए रिस्क पीरियड है। तो ऐसे दंपति है जिनको संतान प्राप्त नहीं करनी है और वो संभोग करना चाहे, सेक्स करना चाहे, तो उनके लिए ये सुरक्षित काल है। इस काल के अंदर वो सेक्स कर सकते हैं, मतलब इसको हम सेफ पीरियड बोलते हैं, निषेचन की संभावना नहीं रहती। अब ये टाइम कौन सा है, इस अवधि को छोड़कर बाकी वाला जो टाइम है वो सेफ पीरियड है। जो दंपति संतान नहीं चाहते हैं वो यदि मैथुन क्रिया करना चाहे तो उनके लिए सुरक्षित काल तो है ये और असुरक्षित काल है ये। और ऐसे दंपति जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको संतान की इच्छा है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो यदि इस अवधि के दौरान संभोग क्रिया करते हैं या मैथुन क्रिया करते हैं तो उनमें निषेचन की प्रबल संभावना रहती है और वो संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से असुरक्षित काल का मतलब है आर्तव चक्र की जो प्रावस्था है, आर्तव चक्र के दौरान यदि बात करें 11वें दिन से लेकर 7वें दिन तक, कई किताबों में 12वें से लेकर 18वें में लिखा है, कोई बात नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अंडोत्सर्ग कब होगा, 14वें दिन। कब होगा, 14वें दिन। अब ये अंडोत्सर्ग हो सकता है 2 दिन पहले हो जाए और ये अंडोत्सर्ग हो सकता है 2 दिन बाद हो जाए, तो प्लस माइनस 2 करें तो 11 से लेकर 17 भी मान सकते हैं। तो इस अवधि के दौरान यदि नर और मादा आपस में सहवास करेंगे तो निषेचन होने की प्रबल संभावना रहती है। तो यदि ऐसा कोई दंपति है जिसको संतान चाहिए तो इस अवधि के दौरान संपर्क करें, संभोग क्रिया करें, और यदि उनको संतान प्राप्त नहीं करनी है तो इस अवधि के दौरान मैथुन क्रिया करने से बचें। तो इस तरह से हम इस देश के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है इसके ऊपर रोक लगाने का हमारी ओर से ही हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं। यदि हम ऐसे हम खुद प्रयास करें और हमारे समाज के लोगों को भी यदि हम समझाते हैं तो इससे हम है वो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर अच्छे से रोक लगा सकते हैं। इस प्रकार जो ये असुरक्षित काल है और सुरक्षित काल है, इस तरह से जनसंख्या के ऊपर हम आसानी से रोक लगा सकते हैं। आर्तव चक्र वाला जो पूरा प्रोसेस है ये
हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है, मतलब हार्मोन के नियंत्रण में होता है। तो हम विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के बारे में बात करें, हार्मोनल नियंत्रण, आर्तव चक्र के ऊपर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का नियंत्रण। पहले हम बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन। देखिए पीयूष ग्रंथि के द्वारा जब हार्मोन स्रावित होते हैं उससे पहले हाइपोथैलेमस के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से स्रावित होता है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से स्रावित होगा पीयूष ग्रंथि के ऊपर। तो पीयूष ग्रंथि का जो अग्र पीयूष वाला भाग है वो ये दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण करता है, एक है एलएच, दूसरा होता है एफएसएच। तो दो प्रकार के हार्मोन का स्रावण किया जाता है। प्रारंभिक स्टेज की अगर बात करें, एफएसएच की मात्रा अधिक होती है, इसकी मात्रा कम होती है, क्योंकि देखिए एफएसएच है वो क्या करता है, प्रारंभिक स्टेज यदि 1 से लेकर 5 दिन की बात करें तो ये कौन सी अवस्था है, ये है आर्तव प्रावस्था। इसके बाद में ये कौन सी प्रावस्था आती है, 6 से लेकर 13 दिन तक, इसको हम कहते हैं पुटकीय प्रावस्था। 14वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग, और उसके बाद में ये क्या है, फर्स्ट अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इस तरह से ये जो 4 प्रावस्था होती है, सर्वप्रथम जो आर्तव प्रावस्था होती है उसमें एफएसएच और ये एलएच इनका ऐसा लेवल होता है। ये जो एलएच है इसका स्तर बढ़ता जाएगा, धीरे 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 बढ़ेगा। अब आर्तव जो प्रावस्था है, आर्तव प्रावस्था के दौरान तो क्या होगा, रक्त का स्तर होगा। इसके बाद में एलएच का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा और जो एफएसएच है इसका लेवल लगभग बराबर या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अब यहाँ पर जो 14वां दिन है जिस दिन अंडोत्सर्ग होना है उस दिन इनका लेवल है वो उच्चतम स्तर पर होता है। एलएच तो और भी ज्यादा उच्च लेवल पे होता है। तो एलएच का जो हाई लेवल होता है, उच्चतम लेवल होता है, इसको एलएच सर्ज कहा जाता है। अंडोत्सर्ग करवाना इसका काम था। ग्राफीन पुटिका फटी, अंडोत्सर्ग हुआ, अंडाणु बाहर आ गया और जो ग्राफीन पुटिका है वो कार्पस ल्यूटी में बदल गई। उसके बाद में यह है वापस धीरे धीरे कम होता जाता है। और एफएसएच है वो पहले इस दौरान कम हो जाएगा क्योंकि पुटिका का निर्माण नहीं करना होता है, बाद में इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके बाद में जो अंडाशय से स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं इन दोनों का लेवल, जैसे ये एस्ट्रोजन है और ये प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन का लेवल कम है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा ज्यादा है। अब प्रोजेस्टेरोन तो उसी लेवल पे रहेगा जब कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होगा अंडोत्सर्ग के बाद, तो इसका लेवल बढ़ेगा। देखो ये यहाँ पर लेवल बढ़ गया, क्यों बढ़ा, क्योंकि इसका स्रावण किसने किया, कार्पस ल्यूटियम ने किया। कार्पस ल्यूटियम ने कब किया, अंडोत्सर्ग के बाद, इसलिए यह लेवल है वो बाद में बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन है इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, इसका कारण यह है कि जैसे जैसे एफएसएच का स्रावण होगा वैसे वैसे पुट्टिकाओं का विकास होगा। जैसे जैसे पुट्टिकाओं का विकास होगा वैसे वैसे पुट्टिकाओं के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो यहाँ पर पुट्टिकाएं वो बन गई, परिपक्व हो गई, ग्राफीन पुट्टिका का निर्माण हो गया। ग्राफीन पुट्टिका की जो थीका लेयर है उसके द्वारा ही इसका स्रावण किया जाता है। तो यहाँ पर इसका लेवल बढ़ जाएगा। इसके बाद में पुट्टिका फट गई, पुट्टिका के फटने से अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के बाद में इसका लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो इस तरह से जो पूरा आर्तव चक्र है इसकी 4 प्रावस्थाएं हैं, इसका इस तरह से हार्मोन्स का नियंत्रण होता है या हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। तो हमारे शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय की बात करते हैं तो शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है सभी क्रियाओं का नियंत्रण, एक तो हमारा तंत्रिका तंत्र और दूसरा ये जो अंतःस्रावी तंत्र है, ये हमारे शरीर की समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। और ये जो आर्तव चक्र है ये पूरा का पूरा है वो हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। या हम ये कहें कि जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो मस्तिष्क के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो मस्तिष्क का नियंत्रण भी है, बाकी पूरा का पूरा हार्मोन्स का नियंत्रण होता है। तो इस तरह से हमने आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस किया आर्तव चक्र के बारे में। जो 4 प्रावस्थाएं उनको पढ़ा, उसके बाद में सुरक्षित काल, असुरक्षित काल और विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का नियंत्रण। धन्यवाद।